Hello and good morning everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So today is 29 January 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो नाउ इन फ्रंट पेज आपको ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा जो आज हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो. आगे हम बढ़ते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं. यहाँ भी आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, सारे यहाँ पर थोड़े आज थ्योरेटिकल आर्टिकल्स हैं, तो हम एक एक करके इन्हें समझते हैं. पहला आर्टिकल है द ईयर कॉमेंस बट विथ डीप फॉर बॉडी. अब देखिए नया साल आ चुका है, मतलब 2024 की हम बात कर रहे हैं और 2024 की स्टार्टिंग कैसे हुई है और कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे थे इसके बारे में डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में. पहला कहा जा रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है, रशिया यूक्रेन वॉर. रशिया यूक्रेन वॉर आपका 2022 से चल रहा है, फेब 2022 से. अभी फरवरी आने वाला है, इसे टोटल 2 इयर्स हो जाएंगे. लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का अभी तक कोई भी आउटकम नहीं निकल कर आया है. कि पहली बात तो हमें ये नहीं पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर का मेन यहाँ पर मुद्दा क्या है ना, मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसका मेन रीजन क्या है. इसके बाद सेकंड चीज में ये आ जाती है कि इसमें ना तो कोई भी पार्टी नेगोशिएशन के लिए तैयार हो रही है कि हम किस चीज पर नेगोशिएट कर सके. यहाँ पर ना तो कोई नेगोशिएशन करवाने के लिए आ रहा है कि इनके बीच में सुलह करवा सके और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया यूक्रेन के बीच का ये यहाँ पर खत्म हो जाए. सो द वॉर इन यूक्रेन वाइल सेटलमेंटेड एट प्रेजेंट इज सेट टू एंटर अ न्यू फेज. अब देखिए नए फेज की तरफ यहाँ पर चल रहा है. सिंस नीदर साइड अपीयर्स रेडी फॉर पीस टॉक और नेगोशिएशन, द डेंजर इज दैट वन साइड और द अदर माइट बी टेम्प्टेड और एस्केलेटेड मैटर इन देयर फेवर बाय रिस्टोरिंग टू स्टिल मूव डेंजरस. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ना कोई भी पार्टी, ना तो रशिया और ना ही यूक्रेन यहाँ पे पीस टॉक को स्टैब्लिश करना चाहते हैं और ना ही नेगोशिएट करना चाहते हैं. तो ये हो सकता है कि दोनों, अभी यहाँ पर बहुत बड़ा डेंजर आ सकता है कि इसमें से कोई सी भी पार्टी अपने उनके जो कंसर्न्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए यहाँ पर और जो बड़े बड़े वेपन्स है उसका यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का भी क्या हो सकता है, यूज हो सकता है. यहाँ पे रशिया में जो पुतिन साहब है उनका कब मूड चेंज हो जाए वी डोंट नो, है ना. यूक्रेन में भी हम बात करते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पे से सपोर्ट कर रही है, नाटो कंट्रीज यहाँ पे से सपोर्ट कर रही हैं, कब उनका मूड चेंज हो जाए वी डोंट नो. तो यहाँ पर एक अभी बहुत बड़ा डेंजर जो है हमारे सामने निकल कर आता है. पहली चीज हमने ये डिस्कस कर ली. सेकंड इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया किसके बारे में, वेस्ट एशिया. ठीक है, पहले रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आपका चल ही रहा था. दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आता है आपका वेस्ट एशिया में, इजराइल और गाजा की बात करते हैं. पहली चीज ये, और वेस्ट एशिया में सिर्फ आपका एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, वेस्ट एशिया में आपके मल्टीपल्स यहाँ पर कंसर्न है. पहला क्या कंसर्न है, पहला कंसर्न है आपका इजराइल एंड गाजा. सेकंड यहाँ पर हम बात करते हैं ईरान, है ना. ईरान क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है. जो भी आपकी अरब मोनार्कीज हैं प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट. ईरान इज इंकरेजिंग द हुतीज इन यमन टू अटैक यूनाइटेड स्टेट. ईरान क्या कर रहा है, आपका हुतीज को यहाँ पर इंकरेज कर रहा है कि वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अटैक करें. उसके बाद आपने यहाँ पर देखा होगा कि वाइल एंगेजिंग इन ओपन वॉरफेयर विद बोथ इराक एंड of late Pakistan, Iran is also accusing Pakistan for instigating terror group located within their country to attack Iranian target. तो यहाँ पर ईरान ने क्या किया है, आपका ओपन वॉरफेयर में है, ओपन वॉरफेयर में है. उसके साथ इराक के ऊपर भी उन्होंने अटैक किया ईरान ने, और साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर भी यहाँ पर ईरान ने क्या किया था, अटैक किया था. ये आप लोगों को पता होगा क्यों किया था, क्योंकि ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान में उनकी कंट्री के टेरिटरी के अंदर एक टेरर ग्रुप है जो कि वो क्या कर रहे हैं, इरानियन को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं. इसलिए ईरान ने क्या किया, यहाँ पर इराक और पाकिस्तान और इवन सीरिया में भी यहाँ पर अटैक करवाया. तो ये वेस्ट एशिया का आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. ओके, सो 6 फ्री टू द रीजन इज मेकिंग लिटिल इंप्रेशन. द एब्सेंस ऑफ पर्पसफुल डिप्लोमेसी मीन्स द सिचुएशन कैन ओनली वर्स. तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिचुएशन और ही ज्यादा खराब होती जा रही है. थर्ड हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, है ना. अभी हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड में क्या क्या सिचुएशन चल रही है. थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड में आपका आ जाता है इंडो पैसिफिक रीजन, जहां पर जो चाइना की प्रेजेंस है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है ना. जो साउथ चाइना सी में आपकी जो सिचुएशन है
अब देखिए ये दोनों जो आर्टिकल हैं, आपका ये जो फर्स्ट वाला आर्टिकल है और यहाँ से अगर हम सेकंड दूसरे आर्टिकल में भी आते हैं तो यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है। दोनों आर्टिकल को अगर हम लिंक करके पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बट हम पहले इस आर्टिकल को यहाँ पर फिनिश करते हैं। सो इसमें थर्ड ये कहा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपीयर लेस इन सेंट्री एज ऑफ नाउ। अभी इंडो पैसिफिक रीजन में ऐसा कोई कंफ्लिक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, बट आने वाले टाइम पर इनकमिंग ड्यूरिंग, है ना, इनकमिंग ईयर्स, इनकमिंग टाइम, बट देयर आर सेवरल अंडरलाइंग टेंशंस। यहाँ पे बहुत सारे टेंशंस है, आपको यहाँ पर देखना होगा कि could turn the situation explosive during the year. The election in the Taiwan has produced anti-China dimensions. ताइवान में जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसके कारण क्या हुआ है, पूरे उस रीजन में एंटी चाइना का वो रूल चल चुका है। उसके बाद चाइना इज लीस्ट लाइकली टू take kindly to this through it may not be provoked into taking any preemptive step just yet। तो अभी यहाँ पर चाइना कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन एक तरीके से प्रोवोकेशन है, ये चाइना आने वाले टाइम पर कुछ भी कर सकता है। So many countries in East Asia, such as the Philippines, may feel encouraged to display a more aggressive myan in their disputes with China। अब आप सभी को पता है कि चाइना के जो डिस्प्यूट्स है फिलीपींस के साथ यहाँ पर चल रहे हैं ना, उस रीजन में, हर एक रीजन में आप देखेंगे चाइना के साउथ चाइना सी में हर एक कंट्रीज के साथ यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहे हैं। सो द कॉन्सिक्वेंटल रिजल्ट वुड बी हाइटेन टेंशन अक्रॉस द रीजन इन्वॉल्विंग मैनी कंट्रीज ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया नॉट इंक्लूडिंग इंडिया। तो अभी यहाँ पर उस रीजन में अगर हम बात करते हैं तो टेंशन अभी भी क्या है, आपकी चल रही है। तो ये हमने बात कर ली एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की, किसकी, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की, कि अभी एक्सटर्नली क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। अब हम इंडिया के इंटरनल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, है ना, कि इंडिया के साथ इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे बड़ा आपका पहला प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ जो हमारे रिलेशन है वो अभी अच्छे इंप्रूव नहीं हुए हैं। चाहे आप चाइना की बात कर लें या फिर आप पाकिस्तान की बात कर लें। फर्स्ट थिंग ये हो गया चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है। अभी भी इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है वो कंसर्न है और यहाँ पे स्टैंड ऑफ आपको दिखाई देता ही है। सो यहाँ पर वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की हमें एक जरूरत है, जो चाइना भी प्रैक्टिस कर रहा है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि साउथ एशियन रीजन में स्पेशली यहाँ पर अगर इंडिया को, सो इंडिया मस्ट अडियर टू इट्स ट्रेडिशनल पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग एक्सीलेंट रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज स्पेशली दोज इन साउथ एशियन रीजन। सो इंडिया को क्या करना होगा, साउथ एशियन रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर सबके साथ एक अच्छे रिलेशन को मेंटेन करना होगा, तभी वो क्या कर सकते हैं, चाइना की जो यहाँ पर चाइना इतना ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है उसको हम चाइना को डील कर सकते हैं। सेकेंड इंटरनल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो आपका इलेक्शन 2024 में क्या होने वाले हैं, आपके इलेक्शंस होने वाले हैं। पार्टी चेंज हो सकती है, नहीं भी चेंज हो सकती है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। तो ये भी क्या है, अभी आज के टाइम पर हमारा सबसे बड़ा मतलब कि एक कह सकते हैं प्रॉब्लम बना हुआ है। सो इस आर्टिकल में इतना ही था। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। सो if the situation does not improve even after a new parliament is convened, it would only provide ammunition to opponents of parliamentary democracy. This then could well become a key issue in 2024। अगर यहाँ पर पार्लियामेंट की सिचुएशन चेंज नहीं होती है ना, तो क्या हो सकता है, ये 2024 का हमारा एक नया इशू बन सकता है। सो पार्लियामेंट इज अ फंडामेंटल टू द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज वी हैव नोन इट। तो पार्लियामेंट क्या है आपकी, आप सभी को पता है कि डेमोक्रेसी को फंक्शनिंग के लिए पार्लियामेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्लियामेंट इज अ फंडामेंटल टू द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। अब इस पर हम थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन का मैप देते हैं, है ना। तो ये हुआ आपका रशिया, ये है हमारा यूक्रेन, और ये हुआ आपका ब्लैक सी। यहाँ से हम देखेंगे तो सी ऑफ एजोव आ जाता है, और सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी को यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट कर रहा है, तो कैट्स स्ट्रेट ब्रिज। यहाँ पर ये ब्रिज है जो इसको यहाँ पर आपका कनेक्ट करता है। तो ये इस तरीके से लोकेशन बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो आपको यहाँ पर भी रेडी होना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, अ क्लोजर लुक एट म्यांमार डिसकंटेंट। पहले हम थोड़ा सा म्यांमार का मैप देखते हैं, तब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ये है हमारा प्यारा भारत, ये इंडिया आ जाता है, और उसके बाद ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश के बाद मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो बॉर्डर लग रही है ना, ये म्यांमार है हमारा। ओके, सो म्यांमार की अगर हम बात करते हैं, सो म्यांमार की पहले तो लोकेशन आपके लिए देख ली जाए, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाती है। हमारे जो नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी बॉर्डर जो है म्यांमार के साथ लगती है।
तो ये सबसे बड़ा कंसर्न तो पहला यही आ जाता है कि इंडिया की बहुत बड़ी जो बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ लगती है। अब हम इस आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है? इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अगर म्यांमार की बात करते हैं, इन फरवरी इट विल बी 3 ईयर्स। फरवरी में कितने साल हो जाएंगे? 3 साल हो जाएंगे कि म्यांमार में अभी क्या हुआ है? तख्ता पलट हुआ है, मिलिट्री ने कूप किया था। आई होप आप लोगों को ये याद होगा कि 3 साल पहले, है ना, 3 साल पहले यहाँ पर क्या होती है? म्यांमार में मिलिट्री कूप कर देती है। मतलब वहां की जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको वहां पर चेंज करके मिलिट्री ने पूरी कमांड ले ली है। ये हो गया। अब देखिए, इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप लोगों को ये पता होगा, इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो अगर मिलिट्री ने कूप किया है, इट मींस यहाँ पर जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होंगी वो क्या करेंगी? इसके अगेंस्ट में होंगी। फॉर एग्जाम्पल यूएस, आप सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे कि यूएस क्या है? इस चीज के अगेंस्ट में है। ओके, अब अगर हम इंडिया का स्टैंड देखते हैं तो इंडिया का क्या स्टैंड है? अगर हम इंडिया की बात करते हैं, सो इंडिया यहाँ पर जो कूप हुआ है उसके अगेंस्ट में पर तो है, लेकिन इंडिया के जो रिलेशन है म्यांमार की मिलिट्री के साथ वो बहुत अच्छे हैं। तो ना तो हम डायरेक्टली उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं और ना ही मतलब कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और ना ही जो मिलिट्री ने ये कूप किया है उसे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो स्टैंड है वो कैसा है? यहाँ पर अभी हमारा कोई भी स्टैंड नहीं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। दूसरी चीज, इंडिया क्यों नहीं कर सकता? कि इंडिया के जो वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया के वेरियस प्रोजेक्ट्स म्यांमार में चल रहे हैं। सेकंड चीज ये आ जाती है। थर्ड, अगर हम बात करते हैं कि मिलिट्री कूप हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा कौन खुश होगा? यहाँ पर चाइना खुश है। रशिया भी क्या कर रहा है? यहाँ पर म्यांमार का साथ दे रहा है ना, इस चीज में। और इवन आप बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो चाइना क्या कर रहा है? म्यांमार की जो मिलिट्री कूप हुआ है इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे that given these circumstances China has multi-layered strategies to protect its interest। अब चाइना का यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है पहले हम ये देखते हैं, थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो if one objective of the coup was strengthen national unity, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कूप का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि वो नेशनल यूनिटी चाहते हैं। बट अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो म्यांमार की मिलिट्री ने यहाँ पर इस स्पेकुलेशन को पूरा करते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। दे हैव बीन फेल्ड, यहाँ पर ये फेल हो चुके हैं। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री है अपनी पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए वहां की जो सिविल पॉपुलेशन है उनको क्या कर रही है? हार्म कर रही है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि चाइना का यहाँ पर सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। चाइना का पहला इंटरेस्ट क्या आ जाता है? कि जो म्यांमार की मिलिट्री है उसको इंटरनेशनल सेंसर्स प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर उसे डिफेंड कर रहा है चाइना की मिलिट्री को। म्यांमार की आर्मी यहाँ पर सीज फायर के लिए भी एग्री हो गई, लेकिन चाइना क्या कर रहा है? यहाँ पर जितने भी इथनिक ऑफेंसिव्स हैं ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सेकंड चीज, इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम बन जाती है? आप सभी को पता है कि जैसे म्यांमार और इंडिया की बॉर्डर क्या होती है? शेयर होती है। ओके, अगर हम बात करते हैं जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है उनको ये नहीं पता होता कि ये क्या बॉर्डर है क्या बॉर्डर नहीं है। तो कई बार वो क्या होते हैं, यहाँ पर क्रॉस करके चले जाते हैं, है ना। तो ये जो आपने सुना होगा, ये बहुत सारे जो बॉर्डर है इसको क्रॉस करके जाते हैं। तो ये इंडिया के लिए क्या बन जाता है? जो इलीगल माइग्रेशन वाला प्रॉब्लम आ जाता है। अभी जो मिजोरम में यहाँ पर इतनी कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें एक मेन रीजन ये भी था। इसी के चलते यहाँ पर जो हमारा म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट था, इसे ये कहा जा रहा है कि इसे अब हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि म्यांमार में जो सिचुएशन है, आसियान जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि आसियान का एक मेंबर कौन है? म्यांमार भी है। तो आसियान ने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया कि जो म्यांमार में सिचुएशन है इसको सॉल्व करने के लिए 5 पॉइंट कंसेंसस यहाँ पर दिए गए, जिसमें म्यांमार में इनके क्या किया? डिनाई कर दिया कि वो इस 5 पॉइंट जो कंसेंसस है उस पर यहाँ पर एग्री नहीं करते हैं। सो आपके लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि 5 पॉइंट कंसेंसस यहाँ पर किस कंट्री के द्वारा, किसके द्वारा यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया था। सो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना होगा। सो डिस्पाइट रिपीटेड efforts the ASEAN special envoy to Myanmar was prevented from having meaningful interaction with all the relevant stakeholders। तो यहाँ पर आसियान ने बहुत ज्यादा कोशिश की, है ना, बहुत सारा यहाँ पर एफर्ट्स रहे आसियान के कि म्यांमार क्या कर सके, जो भी वहां पर प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व किया जा सके और जितने भी रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन हो। बट यहाँ पर म्यांमार में जो पॉलिटिक्स चल रही है पूरी तरीके से डिफरेंट ही है और ये हमारे लिए थोड़ी सी क्या बन सकती है? प्रॉब्लम बन सकती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे म्यांमार की जो बॉर्डर है ना, किसके साथ? यहाँ पे थाईलैंड और लाओस के साथ लगती है, लाओस के साथ। तो ये यहाँ पर इस रीजन में ओपीएम की बहुत बड़ी क्या होती है? आपकी खेती होती है। तो ये भी हमारे यहाँ पर जो ओपीएम है उसका इलीगल यहाँ पर ट्रेड भी होता है।
अभी हम म्यांमार की बात करते हैं। इंडिया का आउटरीच क्या होना चाहिए, इसमें ये कहा जा रहा है। इंडिया कुड ऑल्सो कंसिडर अ मोर प्रोएक्टिव ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू प्रोवाइड सक्सेसर टू डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज इन म्यांमार। इंडिया को भी यहाँ पर एक प्रोएक्टिव ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को अपनाना होगा। सच एस इनिशिएटिव कुड अस रिड्यूस द इनफ्लो ऑफ रिफ्यूजीज, किस तरीके से इंडिया में ये जो रिफ्यूजीज का इन्फ्लो है यहाँ पर रोक सके, इसके लिए क्या करना होगा, हमें म्यांमार के साथ इंगेजमेंट करना होगा। डिसकंटेंट अगेंस्ट द कूप शोज नोट साइन ऑफ अबैटिंग, अगर हम कूप के साथ यहाँ पर एक डिसकंटेंट शो करते हैं तो इसमें कोई भी साइन हमारा नहीं आ रहा है बैटिंग का। सेकंड, इसमें कहा डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर एंड मीनिंगफुल इंटरनेशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कूप हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रेजिलियंस ओवर द पास्ट ईयर्स, है ना। थर्ड, इसमें क्या कहा जा रहा है कि म्यांमार की अगर हम बात करते हैं टुडे पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड है, यहाँ पे मिलिट्री है, आपका इथनिक आर्म्स है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीडीएफ्स हैविंग वेरिंग डिग्री ऑफ कंट्रोल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट स्टिल यहाँ पे परहैप्स इट इज अ टाइम फॉर इंडिया टू रिकैलिब्रेट इट्स म्यांमार पॉलिसी आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल द रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं म्यांमार में, बट इंडिया को क्या करना होगा, इंडिया को रिकैलिब्रेट करना होगा म्यांमार पॉलिसी में, यहाँ पर जितने भी हमारे रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन करके। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज आधार बेस्ड पे अ बैड आइडिया फॉर मनरेगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि 1 जनवरी को रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया है अंडर द मनरेगा सिस्टम। मनरेगा क्या है आपका, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, ये स्कीम क्यों आई थी आप सभी को पता होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि किस ईयर में मनरेगा आपका यहाँ पर आया था। तो अगर हम बात करते हैं जो मनरेगा के अंदर अब क्या कर दिया गया है, आपका जो एबीपीएस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है इसे मैंडेटरी कर दिया है। अभी तक यहाँ पर इसे डिले किया जा रहा था, डिले करते करते इसमें टोटल 5 डेडलाइन एक्सटेंशन दिए गए थे बाय द यूनियन गवर्नमेंट कि वर्कर्स क्या कर लें, उनका जो आधार कार्ड है उसे अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर लें। ओके, नाउ इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2 मोड ऑफ वेजेस का मनरेगा के अंदर जो पेमेंट सिस्टम होता है उसमें आपके टोटल 2 मोड्स हैं। कैसा कैसा, कौन सा, पहला वेज, जो आपका जो वेज है मतलब आपकी जो पैसे हैं वो डायरेक्टली आपकी जो वर्कर्स का बैंक अकाउंट होगा उसमें क्या क्या होगा, वर्कर्स का नाम होगा, उसका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड और बैंक की ब्रांच का नाम यहाँ पर होगा। पहली चीज ये। फॉर एबीपीएस अ फ्यू स्टेप्स आर मिनिमली नीडेड, यहाँ पर आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला क्या है, वर्कर्स का आधार नंबर यहाँ पर जॉब कार्ड में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ऑथेंटिकेशन है, जॉब कार्ड की जो डिटेल है और आधार की जो डिटेल्स है वो मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके नाम में जितनी स्पेलिंग्स है उतनी ही स्पेलिंग्स आपके आधार कार्ड में, मतलब सारी चीजें यहाँ पर मैच होनी चाहिए। So authentication is successful only when all the details including spellings, gender in the job card match with those in Aadhaar database. तो आधार डेटाबेस में जो भी आपकी स्पेलिंग्स हैं, आपका जो जेंडर है, सारी चीजें क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, इसमें आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। थर्ड, इसमें आधार नंबर यहाँ पर जितने भी वर्कर से मैप्ड हैं वो करेक्टली यहाँ पर जो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है सॉफ्टवेयर है, तो बैंक की ब्रांच के साथ वहां पे करेक्टली क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया सारा। अब इसमें अगर हम इसको क्लेम करते हैं, सो द गवर्नमेंट हैज क्लेम दैट एबीपीएस वुड रिमूव डुप्लीकेशन जॉब कार्ड। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम ये जो सिस्टम लेकर आए इससे क्या होगा, जो डुप्लीकेट जॉब होता था, है ना, डुप्लीकेट जॉब कार्ड है, ये पूरे रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे जो वेज पेमेंट सिस्टम डिले होता था, रिड्यूस होता था, है ना, जिसके कारण वर्कर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो ये सारा क्या हो जाएगा, आपका असाइड हो जाएगा, मतलब दूर हो जाएगी ये सारी चीजें। तो यहाँ पर जो फ्रॉडिंग है, जो एरर्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हट जाएंगी। लेकिन इन कंट्रास्टरी अगर हम इन कंट्रास्ट में देखते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली यहाँ पर एक पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जॉब कार्ड्स को डिलीट करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और आधार कार्ड, जो हम आधार सीडिंग टारगेट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसमें 100% अपना प्रेशर अप्लाई कर रही है, इसमें यहाँ पे थोड़ी बहुत मिसमैच हो सकती है। इवन UIDAI ने भी ये कहा है कि आधार की जो स्पेलिंग है, आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है और आपकी किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग है, अगर उसमें मिसमैच होता है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं वो करेक्टली कैप्चर्ड होने चाहिए, वो आपके मिसमैच नहीं होने चाहिए। तो अगर आप ये जो स्पेलिंग वाला इशू गवर्नमेंट लेकर आ रही है तो पूरी तरीके से ये क्या है, हम इस चीज से एग्री नहीं करते हैं। इंडिया पेपर
अब आप देखेंगे हु एस्क्राइब द रीजन फॉर सच रैम्पेंट डिलीटेशन टू द प्रेशर टू मीट आधार सीडिंग टारगेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपका एक स्पेलिंग भी गलत है ना, एक लेटर का भी यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है, जिसके कारण क्या कर दिया जाता है, आपका पूरी तरीके से जॉब कार्ड डिलीट कर दिया जा रहा है। सो दिस इज नॉट एन प्रॉपर वे टू डू दिस, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लोकसभा में ये कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट दी है कि ऑल्दो हमने ये वाला सिस्टम लेकर आए हैं, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, उसके बाद से 247% यहाँ पर जो जॉब कार्ड है उनका डिलीटेशन हुआ है। उसके कारण टोटल हम यहाँ पर देखेंगे 25.6 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स थे 2024 में। एज ऑफ नाउ अगर हम जुलाई 11 2024 की बात करते हैं तो टोटल 256 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं। उनमें से अब ओनली 16.9 करोड़ वर्कर्स एलिजिबल हैं फॉर द एबीपीएस, व्हाइल ऑल द वर्कर्स आर एलिजिबल फॉर अकाउंट बेस्ड पेमेंट, है ना। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि 16.9 करोड़ जो वर्कर्स है वो एबीपीएस के लिए यहाँ पर क्या एलिजिबल है, सिर्फ आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के लिए, और बाकी जो एलिजिबल है वो अकाउंट बेस्ड पेमेंट के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। सो यहाँ पर जो वर्किंग पेपर ये रिलीज किया गया है, उन्होंने ये कहा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट गेन विद एबीपीएस, कि यहाँ पर जो आपका आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है इसका कोई भी सिग्निफिकेंट गेन नहीं मिलने वाला है। विज़ बैंक अकाउंट जो पेमेंट होता है आपका वो 3% यहाँ पर आता है ना। सो कीपिंग द स्केल ऑफ महात्मा गांधी की नरेगा, दिस 3% गेन इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट गेन। इसमें ये कहा जा रहा है कि मनरेगा में अगर 3% हमें गेन दिखाई देता है तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है। सो एक तरीके से यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ना, कि जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को इतना ज्यादा ये कहा जा रहा है कि इसके तरह से करप्शन नहीं होगा, डिले नहीं होगा पेमेंट में, तो ये एक तरीके से क्या है, इनकरेक्टली इंडोर्स किया जा रहा है पेपर्स में। लेट अस सी व्हाई. So based on sample of 3.2 crore waste transaction, the paper analyzed if there is any statistically significant difference in the time transfer waste using account based payment system. तो यहाँ पर एक पेपर में ट्रांजेक्शन की बात की कि 3.2 करोड़ वेस्ट ट्रांजेक्शन दिया गया है। तो इसमें जो अकाउंट बेस्ड है ना, वो ज्यादा क्विकर है देन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से। मतलब जो डायरेक्टली हम अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे पेमेंट, आपका पेमेंट जो हो रहा था वो जल्दी हो रहा था इन कंपैरिजन टू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से। तो ये एक तरीके से क्या है, एक गलत नोशन हमारे सामने हो रहा है कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम आने से आपका क्या है, ये जो आइडिया सिस्टम है, आपका आइडिया है, ये मनरेगा के लिए सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ओनली 1% women screened फॉर सर्विकल कैंसर इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पर WHO ने ये कहा था कि आपका है ना, ये रिकमेंडेशन दी कि एटलीस्ट 70% जो विमेन है वो होनी चाहिए, उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उन्हें टारगेट करना होगा और उनकी टेस्टिंग यहाँ पर होनी चाहिए। बट इन इंडिया ओनली 1% विमेन स्क्रीन फॉर सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर की जो स्क्रीनिंग की जा रही है इंडिया में, सिर्फ ओनली 1% विमेन ही क्या कर पाई है, वो स्क्रीनिंग हो रही है। तो शेयर ऑफ विमेन स्क्रीन फॉर सर्विकल कैंसर क्रॉसेस 50% मार्क इन मेनी ब्रेस्ट नेशन। इंडिया में कितना हो रहा है, सिर्फ आपका 1% हुआ है। यहाँ पर सिर्फ कुछ ही स्टेट्स हैं। कौन सा स्टेट अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट वेयर 7% क्या हुए, विमेन स्क्रीनिंग हुई है सर्विकल कैंसर की, एंड 3.8% फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। ये आपका हाईएस्ट अमंग स्टेट्स आता है कि सिर्फ तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है। उसके बाद केरल में, मिजोरम में, मणिपुर, महाराष्ट्र में भी उन्होंने 1% का जो मार्क है इसको यहाँ पर क्रॉस किया है। ऑल्दो अगर हम अदर कंट्रीज के साथ यहाँ पर बात करते हैं जो हमारी एडवांस्ड इकोनॉमीज है, स्वीडन की बात करें, आयरलैंड, यूएस, यूके की, तो यहाँ पर जो विमेन की स्क्रीनिंग होती है इट इज 70%। मतलब कि अगर आपको कैंसर है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं कि हम उसकी स्क्रीनिंग कराएं। इसका मेन रीजन क्या दिया जा रहा है, इवन आप ब्रिस्क नेशन की भी बात करते हैं तो वहां पर भी जो ये रेट है, रशिया में इट इज 93%, उसके बाद ब्राजील में 58%, उसके बाद साउथ अफ्रीका में, इन साउथ अफ्रीका इट इज 52%, इवन इन इंडिया, इजिप्ट, इथोपिया, इनका जो कवरेज है वो लेस देन 5% है। मतलब कि हम यहाँ पर पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस पर्सन को मतलब कि सर्विकल कैंसर है और आपका ब्रेस्ट कैंसर है। ओके, इसका मेन रीजन यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि तमिलनाडु में इतना ज्यादा क्यों हो रहा है और दूसरे स्टेट्स में क्यों नहीं हो रहा है। सो शोज सर्विकल कैंसर इन तमिलनाडु अक्रॉस वेरियस लेवल ऑफ स्कूलिंग, ओवर 10% ऑफ वुमेन who completed less than 5 years and between 5 and 7 year of schooling in Tamil Nadu were screened for cervical cancer। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि जिन लेडीज ने, जिन विमेन ने 5 साल से और 7 साल तक की उन्होंने स्कूलिंग की है, मतलब वो स्कूल गई है 5 साल तक या 7 साल तक, तो दे आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स एंड दैट इज व्हाई दे आर गोइंग फॉर
स्क्रीनिंग, मतलब वो क्या करवा रही है, यहाँ पे स्क्रीनिंग करवा रही है। सेकंड, इसमें यहाँ पर दूसरा सोशल ग्रुप आ जाता है, जैसे कि कुछ जो शेयर स्केड्यूल कास्ट का, स्केड्यूल ट्राइब का, है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनका यहाँ पर भी हमें कम्युनिटीज में पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो इस आर्टिकल से ये समझ में आता है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा। इट इज ऑल्सो सेड दैट लैक ऑफ अवेयरनेस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि हम जो हमारा पुअर कैंसर डिटेक्शन है, इसका मेन फैक्टर ये है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, वो बीमारियों से जूझते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो किसके पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, उनको कौन सी बीमारी। वो सोचते हैं कि हम घर में ही जो हमारा मेडिकल होम रेमेडीज होते हैं उनसे सारी चीजें यहाँ पर ठीक हो जाएंगी। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अभी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्क्रीनिंग ड्राइव गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर यहाँ पर लेकर आ रही है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, लोगों की स्क्रीनिंग कर सके। और यहाँ पर जो लैक ऑफ अवेयरनेस है इज नॉट ओनली द फैक्टर, यहाँ पर हायर एजुकेशन लेवल पर भी हमें क्या करनी होगी, स्क्रीनिंग करनी होगी। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज एनालाइजिंग चाइनाज टाइज विद अफ्रीका। ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। पहले हम अफ्रीका की लोकेशन देखते हैं। आप लोगों को अफ्रीका, ये अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, ये आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। अफ्रीका, ये मेडिटेरियन सी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर इजिप्ट, ये लोकेशन आपको थोड़ी सी याद रखनी क्योंकि इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है। ये आपका है इजिप्ट, और यहां से आप सभी को पता है यहाँ पर आपका इसराइल है, जहां से हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये रेड सी। ओके, अब इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अभी हाल ही फिलहाल में फ्रॉम जनवरी 13 टू 18 चाइनीज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वैंग यी, उन्होंने अफ्रीका की जो कंट्रीज है इजिप्ट, तुनीसिया, टोगो और इवरी कोस्ट, यहाँ पे उन्होंने विजिट किया है। अब अगर हम बात करते हैं इस विजिट से उनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना अफ्रीका लीडर्स डायलॉग यहाँ पर हेल्ड हुआ है 2023 में। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, इट इंक्लूडेड द एक्सक्लूजन ऑफ 3 इनिशिएटिव। यहाँ पर 3 जो इनिशिएटिव है इनका एक्सकर्शन हुआ है। कौन कौन सा? इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड मॉडर्नाइजेशन एंड कॉपरेशन ऑन टैलेंट डेवलपमेंट, तो ये यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। उसके बाद द विजिट सेट अ प्रेजेंट द 9th फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन 2024। इस विजिट के कारण यहाँ पर हमारा जो चाइना और साउथ अफ्रीका का अफ्रीका का जो 9th फोरम कॉपरेशन है वो यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप सभी को पता है कि इन इजिप्ट यहाँ पर क्या है, रफाह बॉर्डर है विद गाजा। इजिप्ट की जो बॉर्डर है वो गाजा के साथ यहाँ पर शेयर होती है। सो चाइना यहाँ पर कम्युनिकेट किया है, उनका जो इंटेंशन है, एक तरीके से आप सभी को पता है कि चाइना क्या बनना चाहता है, ग्लोबल एक्टर बनना चाहता है। सो चाइना ने यहाँ पे कम्युनिकेट किया है, उसका चाइना का पूरा इंटेंशन है कि वो क्या करना चाहता है, यहाँ पर गाजा में सीज फायर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर की बात करना चाहते हैं कि यहाँ पर वो बातचीत करेंगे और जो इजराइल और गाजा में ये प्रॉब्लम है, आपकी जो सिचुएशन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करते हैं व्हाई इज अफ्रीका चाइनाज फर्स्ट स्टॉप फॉर द पास्ट 34 ईयर, चाइना के लिए अफ्रीका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो 1950s से अगर हम देखें तो सेवरल जो लिबरेशन मूवमेंट्स हुए थे, इवन कोल्ड वॉर एरा भी जब था, तो जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज थी उन्होंने चाइना का यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसके बाद हम बात करते हैं, पहले 1999 में चाइना ने क्या इंकरेज किया था, इन्वेस्ट इन अफ्रीका एज अ पार्ट ऑफ गो आउट ऑफ पॉलिसी। यहाँ पर चाइना ने अफ्रीका में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। 2000 आते आते हमने हमारा जो कॉपरेशन है उसे डिप्लोमेसी, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड लेवल तक भी लेकर गए। उसके बाद हमारे जो म्यूचुअल सिक्योरिटी असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड किया जाने लगा। फिर चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें 52 अफ्रीकन कंट्रीज सिग्नेटरी हैं। उसके बाद चाइना क्या करने लगा, अफ्रीका का जो डेटाबेस है यहाँ पर लोन प्रोवाइड करने लगा। 49 अफ्रीकन कंट्रीज को यहाँ पर 170.08 बिलियन वर्थ का लोन यहाँ पर चाइना ने क्या किया है, प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पे चाइना का क्या ऑब्जेक्टिव है, चाइना का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव ये आ जाता है कि अफ्रीका से यहाँ पे 90% वर्ल्ड का जो कोबाल्ट है, प्लेटिनम है, 75% यहाँ पे कोल्टन है, ये जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है इनका यहाँ पर क्या होता है, एक्सेस कर पाता है चाइना। सो चाइना इज द लार्जेस्ट रिफाइनरीज इन अफ्रीका। चाइना की बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं अफ्रीका में, अर्थ के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसके लिए इसलिए चाइना क्या अफ्रीका चाइना के लिए की फैक्टर आ जाता है। सेकंड, यहाँ पर जो अफ्रीकन अलायंस है जियो पॉलिटिकल एस्पिरेशन के लिए, यूएन जनरल असेंबली में आप देखेंगे अफ्रीका का सबसे बड़ा ब्लॉक है, जिससे क्या कर सकते हैं, जो आपके रेजोल्यूशन है, पावर टू स्विंग रेजोल्यूशन, यहाँ पर सबसे बड़ा जाता है साउथ चाइना सी में। तो चाइना अफ्रीका क्या कर सकता है, चाइना का इंटरनेशनल अरीना में वन चाइना पॉलिसी फॉर ताइवान वाली जो हांगकांग वाली है, यहाँ पर अफ्रीका सपोर्ट कर सकता है। अफ्रीका के लिए यहाँ पर चाइना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब
जो आपके एक्सपोर्ट के लिए है ना, अफ्रीकन मार्केट इंडिया मेड इन अफ्रीका की जो रियलिटी है, इसको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। चाइना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है, जिससे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मेड इन अफ्रीका, ये जो उनकी रियलिटी है उसको यहाँ पर वो पूरा करते हुए उनका जो आइडिया उसको कंप्लीट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाइना की जो प्रेजेंस है इस रीजन में बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है ना। तो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पे पूरा क्लियर होगा। आज इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज और आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।